Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम देख चुके हैं MPPSC मेंस आंसर राइटिंग का जीएस पेपर 1 और उसमें जीएस पेपर 1 में हम चल रहे हैं सेक्शन बी पर और उसमें चल रहे हैं हम 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस पर। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 2011 का वर्णन कीजिए। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। देखिए, जनसंख्या का अपने पिछले आंकड़ों से वर्तमान आंकड़े में बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ओके, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से एक दूसरा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंडर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम जनसंख्या वृद्धि कह सकते हैं। ओके गाइज, तो ये तो हम इंट्रोडक्शन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं बॉडी पार्ट। देखिए, 1901 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या तकरीबन 1.5 करोड़ हुआ करती थी, जो कि 2011 में आते आते 7 करोड़ 26 लाख हो चुकी है। ठीक है, इसका सिनेरियो क्या है, इस सिनेरियो को समझने से पहले हम इंडिया का सिनेरियो समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुई, उसके पीछे रीजंस क्या थे, या कभी एक बार में ही जनसंख्या वृद्धि हुई है या फिर टाइम के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये सारा का सारा हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देखिए, क्वेश्चन इस पर डिमांड कम करेगा, डिमांड इस चीज़ पर करेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस क्या थे। यदि आपने रीजंस समझ लिए हैं तो आप किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से हिट कर सकते हैं। तो वो मेन रीजंस क्या हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एक एक करके देखिए, कुछ कारण जो थे, जैसे कि 1901 से लेकर 1921 का सिनेरियो क्या था, उसका टाइम क्या था, मतलब कैसा टाइम था उस टाइम पर। ठीक है, तो देख लेते। देखो, उस टाइम पर प्लेग, ठीक है, प्लेग जो बीमारी थी, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 जितना भयानक तो था नहीं, क्योंकि उस टाइम की जो पॉलिटिकल्स व्यूज़ जो थे और हमारे जो फॉरेन ट्रेड जो थे उस टाइम पर ऐसे नहीं थे जो आज के टाइम पर है। इसलिए कोविड-19 जो है वो आज के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना कि प्लेग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, लेकिन फिर भी प्लेग ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी पूरी दुनिया में। ठीक है, दूसरा रीजन था अकाल। ठीक है, अकाल की वजह से भी, देखो, अकाल से भूखमरी से कई सारे लोगों की मौत हो गई। अकाल का इतना भयानक मंजर था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था और लोग भूखों मर रहे थे, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, महामारी से काफ़ी ज़्यादा मौत हुई। प्लेग जो थी बीमारी, वो एक तरह से महामारी बन गई थी, और इसके भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। खाने की उपलब्धता का अभाव था, क्योंकि अकाल की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडिया में। तो इस टाइम पर खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, यानी कि खाने की व्यवस्था का ज़्यादातर अभाव हमें देखने को मिलता है। तो उस टाइम पर 1901 से लेकर 1921 के सिनेरियो में यदि हम बात करें तो उस टाइम पर जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई थी, जनसंख्या कम हुई थी। ओके, तो ये आपको मोटे मोटे तौर पर पता होना ज़रूरी है। तो ये तो हमने जाना 1901 से 1921 का टाइम कैसा था, जनसंख्या वृद्धि हुई थी या नहीं हुई थी, उसके पीछे रीजंस आपने देख लिए हैं। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं 1921 से 1951 तक का टाइम कैसा था और उस टाइम पर जनसंख्या वृद्धि हुई थी या नहीं हुई थी। देखिए, इस समय ऐसा टाइम था जब हम एक तरह से हम स्ट्रगल कर रहे थे, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। ठीक है, और एक काफ़ी बड़ा स्ट्रगल हमें करना पड़ा, उसके बाद हमें जाकर आज़ादी मिल पाई, जिसमें कई सारे फेज़ हमें देखने को मिले, जैसे कि भारत का विभाजन। देखिए, 1946 से लेकर 47 का जो दौर था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, और
उसके कारण जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो लोग भारत में रहना चाहते थे वो भारत आ गए, ठीक है। और कुछ लोग गए फिर वापस आ गए, है ना। और इसी टाइप से कुछ लोग पहले भारत आए और फिर वापस से वो पाकिस्तान चले गए। इस टाइप का कुछ सिस्टम चलता रहा, जिसकी वजह से जनसंख्या का इधर उधर भी होना हमें देखने को मिलता है। ओके, दूसरे सांप्रदायिक दंगे, देखिए भारत का जब विभाजन हुआ तो हिंदू मुस्लिम के जो दंगे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, ज़्यादा दंगे बढ़ गए थे और लोगों ने एक तरह से ये टफ फेज जो था उसका सामना किया और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आपसी झगड़े भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ रीजन्स थे। उस टाइम पर जनसंख्या वृद्धि तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ बैलेंस रही थी जनसंख्या, इतना हम कह सकते हैं, या थोड़ा कम ही रही थी जनसंख्या। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। 1951 से लेकर 1981 का दौर क्या था। देखो इस टाइम पर लगातार वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इस टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है भारत की, क्योंकि ये समय जो ऐसा समय था हमारे लिए, क्योंकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया था और साथ ही साथ में हमने कई सारी प्लानिंग्स बना ली थी और हम एक योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू कर पाने में हम सक्षम हो पा रहे थे। उस टाइम पर पंचवर्षीय योजनाओं को हमने तैयार किया, प्लानिंग कमीशन भी आया जिसने पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा फ्रेमवर्क बनाया। 5 साल के लिए एक योजना, फिर 5 साल के लिए एक योजना, इसी टाइप से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग की तरफ एक कदम बढ़ाया, जिससे लोगों को थोड़ा थोड़ा रोजगार मिलना शुरू हुआ। उसकी वजह से लोगों में वृद्धि रेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। गरीबी हटाओ के नारे भी इस टाइम पर दिए गए थे और गरीबों को काफ़ी फ़ायदा इस टाइम पर पहुंचाया गया था। काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा इसके लिए पहुंचाया गया था। समेकित विकास योजनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति जो थी उसको कहीं ना कहीं सुधारा जाए। इस टाइप के कुएं भी खुदवाए गए काफ़ी सारे। और एक सबसे बड़ा जो बदलाव हमें देखने को मिला 1951 से 1981 के बीच में, वो था हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हमें तब मिली थी जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लेकर आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही भारत में आया तो हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए, और आत्मनिर्भर तो साथ में हुए ही, उसका ये परिणाम निकला कि हम कुछ खाद्यान्न को हम एक एक्सपोर्ट भी करने लगे, यानी कि उसका निर्यात भी हम करने लग गए। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जनसंख्या वृद्धि और ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। स्वास्थ्य व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो ये सारे के सारे कुल मिलाकर मोटे मोटे जो रीजन्स हैं, इनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा चलते हैं और आगे। 1981 से 2011 का जो दौर था वो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है। क्यों? रीजन्स क्या थे? देखिए रीजन्स मेनली वही थे। आधारिक संरचना का विकास थोड़ा सा भारत ने कर लिया था। आधारिक संरचना यानी कि पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया, शिक्षा पर ध्यान दिया गया। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो चुके थे तो उस पर भी ध्यान और ज़्यादा दिया गया। बैंकिंग रिफॉर्म्स लेकर आए। होता यूँ था कि हम लोन नहीं ले पाते थे और लोगों का विश्वास नहीं था बैंकों में। लोग ये सोचते थे कि यदि हमने अपना पैसा बैंकों में जमा कर दिया तो क्या भरोसा बैंक हमें वापस देगी भी या नहीं भी देगी, क्योंकि एजुकेशन का अभाव था, यानी कि शिक्षा का अभाव था लोगों में। ये विश्वास दिला पाना सरकार के लिए काफ़ी टफ था, ये हम बोल सकते हैं। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता होगा। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि इस रिफॉर्म्स को लेकर जब आई थी तो इसमें हमने काफ़ी सारी कंपनीज को प्राइवेट कर दिया, यानी कि कोई बाहर विदेशी यानी कि इंडिविजुअल वो अपनी कंपनी यहाँ पर आसानी से खोल सकता है। देखिए हम 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर क्यों आए, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए थे और हमारी जो भारत सरकार जो थी और भारतीय लोग जो थे वो डरे हुए थे। वो इसलिए डरे हुए थे कि क्योंकि कोई फिर से कोई ऐसी कंपनी ना आ जाए और जो कंपनी के बहाने वो फिर से भारत पर कब्जा कर ले। तो वो होता है ना ये कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, इस टाइप से छाछ का जला दूध को फूंक फूंक कर पीता है, जो भी है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन जो थी वो हमारे भारत की थी। तो इसलिए एलपीजी रिफॉर्म्स लाने में हमने काफ़ी देरी की और उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण था।
नाबार्ड की स्थापना की गई, कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, है ना, कृषि में लोन देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई। देखो होता यह था कि पहले लोगों को, मान लीजिए कोई बीमारी है ना, किसी भी प्रकार की, तो वो क्या है, उसके जीने के चांसेस बहुत कम रहते थे। क्यों? क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे फेज़ बदलता गया और इंडिया में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम विकसित करते गए, और आज प्रेजेंट में यदि बात करें तो प्रेजेंट में हमारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ तो जग जाहिर है, क्योंकि बाहर फॉरेन से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर सस्ता इलाज उनको मिलता है, ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे बाहर से लोग हमारे जो इंडियन जो प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी जो है, मेडिकल फैसिलिटी जो है, यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए फाइनली अभी आते हैं, और जिसकी वजह से हमें इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। हालांकि वो बात अलग है कि सरकारी अस्पतालों की एक तरह से दुर्गम हालत है और उस पर सवालियात खड़े भी होते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, हम यहाँ पर कुछ अलग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो गाइज हमने इस प्रकार से बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया, और आई होप आपको काफ़ी सारा क्लियर हो गया होगा, आप समझ चुके होंगे कि एक मोटा मोटा सिनेरियो क्या था, और यही सिनेरियो हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जैसे हमने 1901 में जनसंख्या वृद्धि तकरीबन कुछ 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी, वही जनसंख्या वृद्धि 7.5 करोड़ या 7.25 करोड़ आज हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। उसके यही सारे के सारे रीजन्स थे, ठीक है। तो ये हमने बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया। कंक्लूजन में आप क्या देख सकते हैं? कंक्लूजन में आप एक बैलेंस अप्रोच रख सकते हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को हमें रोकना है, एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है और लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप एक अच्छा सा कंक्लूजन इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण क्या है, यानी कि व्हाट्स आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी मतलब आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तब भी आप इसको आराम से आप फुलफिल करके आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, इसमें एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे और एक अच्छी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास करने के पीछे दो कारण होते हैं मुख्य, और वो होते हैं, एक तो होता है अपकर्ष और दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारण। तो ये दो कारण जिम्मेदार होते हैं। अपकर्ष का कारण, अपकर्ष का मतलब वो होता है यानी कि जो फैक्टर, यानी कि जो रीजन्स आपको किसी भी क्षेत्र की तरफ खींचते हैं, यानी कि आपका अट्रैक्शन जो होता है उसी को हम अपकर्ष बोलते हैं, यानी कि पुल फैक्टर हम उसको बोलते हैं। प्रतिकर्ष क्या होता है? मजबूरी में आपको वहां से भागना पड़े, मजबूरी में आपको वहां से उस रीजन को, उस प्लेस को छोड़ना पड़े, यानी कि मजबूरन वो ऐसे रीजन्स जो आपको उस जगह से भागने के लिए विवश कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम प्रतिकर्ष कारण, यानी कि पुश फैक्टर। यानी कि पुश का मतलब धक्का देना है ना, तो वहां से धक्का दिया जा रहा है एक टाइप से। तो हम एक एक करके सारे के सारे रीजन्स देखते हैं। देखिए मेनली जो ग्रामों से नगरों की ओर जो लोग प्रवास कर रहे हैं, ठीक है, उनके क्या रीजन्स हो सकते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से निकलकर शहरों की तरफ आ गए हैं और शहरों में आकर फाइनली हम सेटल्ड हो गए हैं। तो उसके क्या रीजन्स थे, क्या नहीं थे, हम खुद पर भी इसको एक तरह से एनालाइज हम कर सकते हैं, सेल्फ एनालाइज हम खुद से कर सकते हैं, यदि आप बेहतर आंसर एक लिख सकते हैं तो। मेनली इसको दो भागों में बांटा गया है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पहले हम बात करते हैं पुल फैक्टर की, यानी कि आपको अट्रैक्ट क्यों करते हैं, शहर आपको अट्रैक्ट क्यों करते हैं, आप क्यों शहरों में जाके बस जाते हैं गाँव को छोड़कर। देखिए सबसे पहला हमने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर लिया है, अब हम बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मनोरंजन। देखिए आपको पता होगा मनोरंजन जो है, ठीक है, जैसे शहरों में आपको इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलेगी, मॉल्स मिलेंगे, थिएटर्स मिलेंगे, स्विमिंग पूल्स, ठीक है, क्रिकेट क्लब्स वगैरह ETCs, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे एंटरटेनमेंट टूल्स आपको मिलेंगे, ऐसे काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट हब आपको मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो हब जो होते हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो आपके अंदर एक अट्रैक्शन डेवलप करते हैं कि नहीं यार वहाँ पर हमें रहना चाहिए, मज़ा आ जाएगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें। तो मनोरंजन के साधन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा कारण होते हैं जो गांव से लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्थिक। आर्थिक क्या है, देखो कई सारे क्रियाकलाप जो होते हैं, जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, वो एक बेहतर क्रियाकलाप शहरों में लोगों को मिल पाते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं देखने को मिल पाते। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। शहर का जो इंसान है उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती है। आजीविका के तमाम साधन उपलब्ध होते हैं शहरों में लोगों को। तो ये आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो भी इंसान को प्रभावित करते हैं गांव से शहरों की तरफ जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार। देखिए आपको पता ही होगा रोजगार की मारम मार है ना इस टाइम पर। और अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी कुछ महीने पहले, उसमें तो ये बताया गया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो रोजगार की प्रॉब्लम है, वो 45 साल में सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम पर देखने को मिल रही है। हाँ, और एक चीज़ और, कोविड-19 ख़त्म होने के बाद ये जो नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम है। तो देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग गांव में लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। शहरों में लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अच्छी कोचिंग सेंटर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह वहाँ पर मिल जाती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है उनका। ये भी एक छोटा मोटा कारण है। प्राइवेट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं जो कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती हैं। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं शहरों में। इनमें भी काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं। ठीक है, खुद का उद्योग यानी कि खुद का सेल्फ स्टार्टअप भी लोग काफ़ी सारे अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं शहरों में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन शैली। देखिए जीवन शैली, पहनावा, हम एक तरह से पहनावा काफ़ी चेंज होता है, भाषा शैली भी काफ़ी चेंज होती है, तकनीकी ज्ञान का एक तरह से तकनीकी ज्ञान को लेकर भी जानकारी शहरों में रह रहे लोगों की बढ़ती है, वैश्विक समझ उनकी एक तरह से बढ़ती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ये सब देखने को नहीं मिल पाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा में क्या है, देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस हुए, प्राइवेट कॉलेजेस हुए, यूनिवर्सिटीज़ हुई, फॉरेन कैंपस भी एक तरह से प्रोवाइड हो पाते हैं शहरों में रहकर स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ग्लोबल एजुकेशन, कहीं ना कहीं शहरों की जो एजुकेशन है वो ग्लोबल एजुकेशन को टच तो नहीं करती है, लेकिन हाँ मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो शहरों का एजुकेशन स्ट्रक्चर से काफ़ी पीछे है। यानी कि शहरों का एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के एजुकेशन सिस्टम की यदि हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षा का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग गाँव बढ़कर शहरों की तरफ भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य। देखिए आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि है ना, मतलब जान है तो जहान है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, मतलब क्या है, देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है शहरों में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में जब आप जाएंगे, दिल्ली जो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपको चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप सस्ती दर पर आप अपना इलाज आप करवा सकते हैं। एम्स आपको देखने को मिल जाएंगे शहरों में, जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, देखो अभी सरकार ने एक योजना अभी लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष मिशन, है ना। आयुष मिशन के कार्ड्स भी सबको अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिसके पास नहीं है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें लगभग 50 से 55 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आयुष मिशन क्या है, देखो आयुष मिशन के थ्रू शहरों में ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं मिल पाती हैं, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं हमें आयुष मिशन के थ्रू हमें देखने को नहीं मिल पाती हैं। ओके, जैसे चेन्नई, पुणे, बेंगलोर ऐसे शहरों में आयुष मिशन का काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है और काफ़ी अच्छा इलाज, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल पाया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको नहीं मिल पाता। ओके, बेहतर सुविधाएं शहरी क्षेत्र में, है ना, तो बेहतर सुविधाएं भी शहरी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप से हमने एक एक पॉइंट करके डिस्कस किए पुल फैक्टर के बारे में। अब बात करते हैं पुश फैक्टर। देखिए पुश फैक्टर ये जस्ट इसके अपोजिट हैं, तो आपको आसानी से ये सब आ ही जाएंगे। जैसे रोजगार का अभाव होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलेगी। प्रचंड बेरोजगारी का तात्पर्य मेरा ये है कि एक टाइम पीरियड में ही उनको काम मिल पाता है, उसके बाद फिर वो फ्री बैठे रहते हैं घर पर। ठीक है, यानी कि फसलों का एक टाइम होता है कटने का, और वो
कटने के बाद फिर खेतों से खलिहानों में आने का और उसके बाद मंडियों में जाने का, उसके बाद फिर किसानों का पूरा काम खत्म हो जाता है और लोग बेरोजगारी का एक तरह से शिकार हो जाते हैं, वो घर पर खाली बैठ जाते हैं। मौसमी रोजगार भी देखने को मिलता है। देखो मौसमी रोजगार हमें शहरों में भी कुछ कुछ हद तक देखने को मिलता है। आमदनी कम होती है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि समस्याएं होती हैं, तो ये रोजगार का अभाव है। शिक्षा का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। आपसी झगड़े, पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद, संपत्ति वाले झगड़े कई हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखो ग्रामीण क्षेत्र में एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है, आज हम भले ही आधुनिक भारत के दौर से हम गुजर रहे हैं, आधुनिक भारत में हम कदम रख चुके हैं, लेकिन हम मानसिक तौर पर आधुनिक अभी भी नहीं हो पाए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है एक तरह से, क्योंकि हमें यदि भारत को बाकी में एक विकसित देश बनाना है तो हमें सबको मिलकर साथ आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा हो ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद काफ़ी देखने को अभी भी मिलता है। जातिवाद के आधार पर काफ़ी सारे झगड़े लोगों में हमें देखने को अभी भी मिल जाते हैं। सनातन व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है। आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे, किसी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, किसी की बारात को रोक दिया गया। ऐसे आए दिन हमें एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ने को मिल जाते हैं आसानी से। रूढ़िवादी विचारधारा अभी भी है एक तरह से। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित एक तरह से करती हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। आधारिक संरचना का अभाव है। शिक्षा, स्वास्थ्य योजना, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, ईटीसी, है ना, इस टाइप की चीज़ों का काफ़ी अभाव है ग्रामीण क्षेत्र में। हमने एक एक करके पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आपके मेंस में यदि आता है तो आप उसको इजीली हिट कर दोगे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंद महासागर में आई 2004 की सुनामी के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। दो चीजें पूछ रहा है वो आपसे, एक तो उसके कारण क्या थे, रीजंस क्या थे, और दूसरे उसके परिणाम क्या निकले, ठीक है। अब इसमें हम तीन चीजें डाल सकते हैं। पहला तो सुनामी क्या होती है, 2004 की सुनामी क्या थी, ये आप इंट्रोडक्शन में फीड कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें दिया गया है, जैसे इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव, ठीक है। हार्बर वेव यानी कि इसमें शू का अर्थ माना गया है बंदरगाह और नामी का अर्थ माना गया है लहरें, यानी कि बंदरगाह की जो लहरें होती हैं उन्हीं को सुनामी का नाम दिया गया है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये निकला है जापान से, यानी कि जापानी भाषा का शब्द है ये, जिसका सुनामी का नॉर्मली जो अर्थ होता है वो हार्बर वेव यहाँ पर लिया गया है। तो इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट के बारे में। इसमें दो बातें आपसे पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कारण और दूसरा पूछ रहा है उसके परिणाम, ठीक है। देखिए कारण क्या थे, देखो आपको पता होगा दिसंबर 2004 को 9.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने, है ना, बड़ी लहरों को जन्म दिया था और टेक्टोनिक प्लेटों के बीच दबाव बन रहा था। देखिए हमने जब टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है जो मेजर 7 प्लेट्स पर डिपेंड है और छोटी मोटी प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो प्लेट्स जो होती हैं अंदर, ठीक है, यानी कि चट्टान है, ठीक है, वो आपस में यानी कि वो गतिमान हैं और वो चलती रहती हैं, भले ही वो धीमी गति से चलती हूँ। जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो उसका जो कंपन होता है वो भूकंप के झटकों को एक तरह से वो भूकंप के झटकों का विकास करता है, यानी कि भूकंप के झटके आने का कारण प्लेटों का आपस में टकराना ही होता है, ठीक है। तो ये तो था कारण। इसके परिणाम क्या निकले, देखो सबसे विनाशकारी एक तरह से सुनामी ये मानी जाती है और लगभग ऐसा माना जाता है कि 1,60,000 से भी ज़्यादा मौतें इस 2004 की सुनामी में हमें देखने को मिलती हैं। इसका प्रभाव जो था वो काफ़ी ज़्यादा, हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो परिणाम क्या निकला है ना, यानी कि इसका जो इफेक्ट था वो कई सारे देशों में इसको हमें देखने को मिला, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया हुआ, ठीक है, थाईलैंड, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में भी ये हमें देखने को मिला, इंडिया भी था उसकी चपेट में, श्रीलंका, मालदीव। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये जो हमने अभी नाम लिए हैं वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। देखिए कोई भी डिजास्टर आता है तो उसमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो हमें देखने को मिलती है। देखिए आर्थिक क्या होता है, इंसान जॉब कर रहा होता है, कहीं पर भी वेल सेटल्ड होता है, उसकी जॉब छूट जाती है अचानक से, ठीक है, या फिर वो कुछ पूंजी जो थी उसकी वो भी, तो आर्थिक समस्याएं तो उसको आती हैं। खाने के लाले भी पड़ जाते हैं कभी कभी किसी किसी को, जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनको खाने के लाले तक पड़ गए, ठीक है। तो ये क्या है, आर्थिक समस्याएं हैं ये लोगों के लिए, ठीक है। यानी कि वो जीवन यापन नहीं कर पा रहा है अपना, वो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको वो नहीं जुटा पा रहा है। तो ये क्या है, उसके आर्थिक कारण है ये, ठीक है। सामाजिक कारण क्या होते हैं, देखो कहीं पर डिजास्टर आ गया है, जैसे हमने उत्तराखंड बाढ़ के बारे में डिस्कस किया था, उसमें कई सारे लोगों ने अपने भाई भतीजे, है ना, भाई बहन, माता पिता, यानी कि पारिवारिक लोगों को उन अपनों से दूर कर दिया, अपनों से दूर होते हुए देखा था। यानी कि सामाजिक जो डिलेमा जो था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे, कोई किसी को छोड़कर चला गया, कोई ख़त्म हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें थी। तो जो सामाजिक जो इफ़ेक्ट जो होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं डिजास्टर के टाइम पर, तो इस प्रकार की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये तो थे इसके परिणाम। इसके बाद हुआ क्या, ये हमने बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया, और इसके बाद आप लिख क्या सकते हैं। और देखिए उसके बाद भारत सरकार ने शीघ्र ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने और सुनामी की सूचना देने वाली प्रणाली की स्थापना करने का फैसला किया, और इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का फैसला लिया इन्होंने, और इससे भविष्य में सुनामी पर पूरी तरह से नज़र रखी जा सकेगी और लोगों के जान माल की रक्षा की जा सकेगी। इस टाइप की कुछ बातें सरकार के द्वारा बोली गई। और उसके बाद आपने देखा होगा आपदा प्रबंधन नीति 2009 को भी इस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2016 भी हम यानी कि हमारी भारत सरकार उसको लेकर आई थी, है ना, जिसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे संचार, सूचना, वार्निंग सिस्टम की उपलब्धता कराई जाएगी, मीडिया का उपयोग किया जाएगा, वैक्सीन, दवाइयाँ, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगी। साथ में हमने जर्मन मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया था। जर्मन मॉडल क्या है, शीघ्र राहत, आवास, भोजन की व्यवस्था करना, हेल्थ चेकअप करना, है ना, परामर्श देना, स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, है ना, और बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सबसे पहले, है ना, ख्याल रखना इनका। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप कंक्लूजन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक अच्छा आंसर आई होप आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन इस सीरीज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसी टाइप से आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे, और शायद 1 या 2 वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर इस वीडियोस की लिंक को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।